हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यह जो पेपर 9/12/2023 को हुआ था। कब हुआ था? 9/12/2023 को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, डायरेक्शन है कि फिल इन दी ब्लैंक्स विद सुइटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एन एंड दी। देखिए, फर्स्ट है कि शरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज डॉट 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 BDO। तो देखिए, यहाँ पे जो हो जाएगा आपको राइट आंसर ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। क्या होगा? अ। तो देखिए, जब कोई वर्ड या एब्रीविएशन कंसोनेंट साउंड से शुरू होता है तो उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए BDO। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा शरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज अ BDO। ठीक है, BDO। ठीक है, तो याद रखना है कंसोनेंट साउंड से शुरू होने वाले वर्ड के पहले ए का यूज किया जाता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए, सेकेंड है डॉट 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 वाशिंगटन पोस्ट इज़ दी मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द USA। तो यहाँ पे जो है आपको इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा दी। क्या होगा? तो दी होगा। तो देखिए, किसी अखबार न्यूज़पेपर के नाम के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग होता है, अतः दी वाशिंगटन पोस्ट का प्रयोग उपयुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ किचन। तो देखिए, 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपको 4। तो देखिए, मोर देन वन ऑफ दी एबव। क्या होगा? मोर देन वन ऑफ दी एबव। ठीक है, मोर देन वन ऑफ दी एबव क्या होगा? इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात करें, कहता विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज नॉट अ फ्रूट। तो 4 का राइट आंसर भी होने वाला है आपको। 4 का राइट आंसर भी होने वाला है 4 ऑप्शन। ठीक है, विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज नॉट अ फ्रूट। ठीक है, तो इस 4 का आंसर भी आपको हो जाएगा 4 ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लुक देयर आर डॉट डॉट इन दी वाटर। देखिए, तो इस 5 का आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन टैडपोल्स। तो देखिए, टैडपोल्स एक उभयचर का लार्वा चरण है, जैसे मेढक या टिड्डे और ये जलीय जीव है जो तालाब, झील या नदी में पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? टैडपोल्स। तो लुक देयर आर टैडपोल्स इन दी वाटर। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। 6 है कि अ ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इट हैज़। तो देखिए, 6 का राइट आंसर होगा फर्स्ट, इट हैज़ मोर डेज इन अ मंथ। तो देखिए, लीप वर्ष एक ऐसा वर्ष है जिसमें कैलेंडर वर्ष को सौर वर्ष के अंत में जो है सौर वर्ष के साथ जो है सिंक्रानाइज करने में सहायता करने के लिए 29 फरवरी एक अतिरिक्त दिन को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसका होगा मोर डेज इन अ मंथ, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, तो ये 7 है कि सन ऑफ ब्रदर इज नन एज। सन ऑफ ब्रदर इज नन एज, फर्स्ट ऑप्शन नेफ्यू। तो देखिए, भाई के बेटे को भतीजा कहा जाता है। भाई के बेटे को क्या कहा जाता है? भतीजा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। देखिए, 8 है कि फादर्स सिस्टर इज नन एज। फादर्स सिस्टर इज नन एज। तो देखिए, पिता के बहन को बुआ कहा जाता है, यानी क्या कहेंगे? तो पेटर्नल आंट कहेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 5 ऑप्शन। क्या होगा? 5 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटर्नल आंट या आंटी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। अब यहाँ से हिंदी शुरू होता है। कहता कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो 9 का होगा 3 गढ़वाली। तो देखिए, मध्यवर्ती पहाड़ी कुमाऊं और गढ़वाल में प्रचलित है। ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाल में प्रचलित है। तो कौन सी भाषा बोली जो है मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ये है गढ़वाली। क्या है? तो गढ़वाली। ठीक है, तो गढ़वाली। अब देखिए, इनके दो भेद है। एक तो
कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है, ये पहाड़ी उपभाषाएं नागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, कनौजी। कनौजी किस उपभाषा की बोली है? 10 का होगा 2, पश्चिमी हिंदी। देखिए कनौजी जो है ये पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। कहाँ से हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से। तो याद रखना है कनौजी जो पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग को जाती है। पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की यदि बात करें, कहता छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अर्थ के लिए सटीक मुहावरा है। तो दूसरा, तिल का तार करना। देखिए तिनके को पहाड़ कर दिखाना, तिनके को पहाड़ कर दिखाना। थोड़ी सी बात को बहुत बढ़ाकर कहना। तिनके की ओट पहाड़ का मतलब होता है छोटी सी बात में किसी बात का छिपा रहना। तिल का तार करना मुहावरे का अर्थ होता है छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। अब देखिए वाक्य में प्रयोग कि उससे जरा संभल कर कोई बात कहना वह तिल का तार बना देता है। क्वेश्चन नंबर 12, तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 3, ब्रजभाषा। तो गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली ब्रजभाषा की रचना है। ब्रजभाषा मूलतः ब्रज क्षेत्र की बोली है। कवितावली में श्री रामचंद्र के इतिहास का वर्णन मिलता है। इसमें कुल 7 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और जो है उत्तर कांड। ठीक है, कवितावली की रचना प्रायः उसी परिपाटी पर की गई है जिस परिपाटी पर रीतिकाल का अधिकतर रीति मुक्त काव्य लिखा गया है। 16वीं शताब्दी में रची गई इस रचना में श्री रामचंद्र जी के इतिहास का वर्णन जो है कविता, चौपाई, सवैया आदि छंदों में की गई है। क्वेश्चन नंबर 13, कहता राजस्थानी उपभाषा अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 13 का होगा 3, 4। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी गुज्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। अपभ्रंश के मुख्यतः 3 रूप नागर, ठीक है, ब्राह्मण और उपनागर माने जाते हैं। नागर के अपभ्रंश से सन जो है 1000 ईस्वी के लगभग राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। राजस्थानी एवं गुजराती का मिला जुला रूप 16वीं सदी के अंत तक चलता रहा। 16वीं सदी के बाद राजस्थानी का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा। 17वीं सदी के अंत तक आते आते राजस्थानी पूर्णतः एक स्वतंत्र भाषा का रूप जो है ले चुकी थी। वर्तमान में राजस्थानी भाषा बोलने वालों की संख्या 6 करोड़ से अधिक है। केंद्रीय साहित्य अकादमी ने इसे स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता दे दी है, परंतु इसे अभी संवैधानिक मान्यता प्राप्त होना बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 40, कहता है कि खरी बोली को आर्टिफिशियल डायलेक्ट यानी कृत्रिम बोली किसने कहा? तो 14 का होगा फर्स्ट, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो देखिए खरी बोली को आर्टिफिशियल डायलेक्ट यानी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा है। लगभग 18वीं शताब्दी के आरंभ के समय कुछ हिंदी गद्यकारों ने ठेठ हिंदी बोली में जो लिखना शुरू किया। ठीक है, इसी ठेठ हिंदी को खरी हिंदी या जो है बड़ी हिंदी कहा गया। शुद्ध अथवा ठेठ हिंदी बोली या भाषा को उस समय साहित्यकारों द्वारा खरी या खरी बोली के नाम से संबोधित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, देखिए 15 है कि पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो 15 का होगा फर्स्ट, पूर्वी पहाड़ी। तो देखिए पहाड़ी उपभाषा कुमाऊं और गढ़वाल में बोली जाती है, अतः इसी आधार पर ये कुमाऊनी तथा गढ़वाली के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखिए मध्य पहाड़ी कुमाऊं एवं गढ़वाल में बोली जाती है। उत्तराखंड में 11 पर्वतीय जिले इनके क्षेत्र हैं और इन्हें बोलने वालों की संख्या लगभग 16 लाख है। कुमाऊनी भाषा जिला नैनीताल, अल्मोड़ा तथा चित्तौड़गढ़ में प्रयुक्त होती है। ठीक है,
तो पता पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं जाती? पूर्वी पहाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 16 है कि दिखनी को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है? दिखनी को, तो 4 ऑप्शन। तो देखिए कवियों ने दिखनी भाषा को मुख्यतः हिंदी और दिखनी भी कहा था। इसे एक प्रकार से आधुनिक हिंदी और उर्दू की पूर्वगामी भाषा कहा जा सकता है। 13 से 14 शताब्दी में जब दिल्ली के सुल्तानों ने भारत के लोगों को दक्षिणी दौलताबाद में बसाया था, तो उन लोगों के साथ उनकी भाषा भी दक्षिण में गई थी। उसी भाषा से विकसित होने वाली भाषा को दक्षिणी हिंदी कहा जाने लगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? 17 का होगा फर्स्ट। तो देखिए यानी अत्यांक्षरी। तो देखिए दिए गए शब्द समूह में अत्यांक्षरी शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, अंतराक्षरी। देखिए अंतराक्षरी का मतलब अंत प्लस अक्षरी। प्राचीन काल से चला आ रहा स्मरण शक्ति का परिचायक एक खेल है जिसमें कहे हुए श्लोक या पद के अंतिम अक्षर को लेकर दूसरा व्यक्ति उसी अक्षर से प्रारंभ होने वाला श्लोक या पद कहता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि नवोढ़ा का संधि विच्छेद है। 18 नवोढ़ा का संधि विच्छेद है, तीसरा ऑप्शन। देखिए नवोढ़ा यानी नवजोर ओढ़ा। ठीक है, नवजोर ऊढ़ा, नवोढ़ा। अब देखिए नवोढ़ा शब्द में गुण संधि है। कौन सा संधि है? गुण संधि। तो जब अ आ के साथ हर्ष दीर्घ ई हो तो ए बन जाता है। ठीक है, जब अ आ के साथ उ उह हो तो ओ बनता है। ठीक है, और जब अ आ के साथ री हो तो अर बन जाता है, उसे गुण संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि रिजु का पर्यायवाची शब्द है। 19 का होगा 2 सरल। रिजु का पर्यायवाची शब्द जो है सीधा, सरल हृदय। ऐसे शब्द जिसके अर्थ समान हो, ठीक है, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पानी के पर्यायवाची शब्द है जल, नीर, अम्बु, तोय आदि। क्वेश्चन नंबर 20 कहता जो इतिहास के पूर्व का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो प्रागैतिहासिक। ठीक है, प्रागैतिहासिक। तो जो ज्ञात भी इतिहास के पूर्व का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्रागैतिहासिक काल मानव इतिहास में लेखन प्रणालियों के आविष्कार के पहले के समय को संदर्भित करता है। प्रागैतिहासिक काल एक जो आकर्षक युग है जो हमारे प्राचीन अतीत में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 21 है कि पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है? तो 21 का फर्स्ट इनाम। पारितोषिक शब्द पर्यायवाची है इनाम। ठीक है, बख्शीश। उसके बाद है परितोषित करना, पुरस्कार। नेक्स्ट तो देखिए पारितोषिक शब्द का पर्यायवाची है इनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 है कि पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सेकेंड ऑप्शन देखिए। तो देखिए 22 का जो राइट आंसर होगा, 22 का होगा तीसरा ऑप्शन। 22 का क्या होगा? थर्ड ऑप्शन। तो देखिए कि अनिल के पर्यायवाची शब्द है पवमान, प्रभंजन, प्रवात, समीरन, वायु, बयार आदि। तुषार का पर्यायवाची शब्द है पाला, हिम। तो कहता है कि पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो अनिल और तुषार। ठीक है, अनिल और तुषार। तुषार का पर्यायवाची शब्द होगा पाला, हिम, पाला और हिम। उसके बाद अनिल का होगा पवमान। क्या होगा? पवमान, प्रभजन, प्रवात, समीरन, वायु, बयार आदि। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है कि
मार। ठीक है, पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है? पॉकेट मार। तो 23 का होगा सेकंड, तत्पुरुष। पॉकेट मार शब्द में तत्पुरुष है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद अप्रधान होता है। इसके साथ दोनों पदों के मध्य में कारक का लोप रहता है, तो इस प्रकार के समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में विशेषणीय पद और मुख्य पद का संबंध एक निश्चित भावना को प्रकट करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 4, एक से अधिक। तो देखिए, जैसे श्री कृष्ण के अनेक नाम है और बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। ठीक है, उपयुक्त वाक्य में वर्तनी और व्याकरण की दृष्टि से सभी जो है क्या है? तो शुद्ध है। सभी क्या है? शुद्ध है। ठीक है, तो इसमें शुद्ध वाक्य है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 25। कहता है एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया। वाक्य में एक है, तो 25 का होगा तीसरा ऑप्शन, विशेषण। एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया। वाक्य में एक जो है शब्द विशेषण है। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले एक शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भरी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो आदि। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। कहता सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो 26 का राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है। दिया गया वाक्य है कि यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है। उपयुक्त वाक्य में सुंदर शब्द का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में हुआ है। क्रिया विशेषण वह शब्द है जिससे क्रिया की विशेषता का पता चलता है। प्रायः इसका प्रयोग वाक्य में क्रिया से तुरंत पहले किया जाता है। ठीक है, तो सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है। ठीक है, तो देखिए कि यह जो है लड़का बहुत सुंदर लिखता है, यह अविकारी शब्द अर्थात जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है, यह हमेशा अपने मूल रूप में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 है कि भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। तो 4। तो देखिए संस्कृत जो है भारत की प्राचीनतम भाषा है तथा अवेस्ता ईरान की है। अवेस्ता कहाँ है? ईरान की। दोनों भाषाओं की जननी एक ही है, इसलिए इन दोनों भाषाओं में अनेक समानताएं हैं। संस्कृत तथा अवेस्ता में शब्द रूप जो है धातु रूप, शब्दावली तथा भावों में भी जो है समान तो देखने को मिलता है। इस प्रकार प्राचीन आर्य भाषा के 2 रूप हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। पाठ के शुद्ध उच्चारण, पद जो है ये पाठक्रम, पाठ आदि रूपों में सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, तो भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन है? तो संस्कृत। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 28। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? 28 का 5 ऑप्शन। तो देखिए जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध हो उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा से संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा, जैसे सेवक, खेल, फिल्म, दवा आदि। ठीक है, तो ये हुआ आपको जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। कहता निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है? तो तीसरा, मैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम में सर्वनाम व्यक्ति की ओर से होते हैं जो बात कर रहा है। ठीक है, इसमें कहता उन्हें अपने आप को सूचित करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रथम भेद के उदाहरण है मैं, हम, मेरा, हमारा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 30। कहता है कि रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया स्वरूप है। 30 का होगा फर्स्ट, यानी इच्छा बोधक क्रिया। तो जिस संयुक्त क्रिया से करने की इच्छा प्रकट होती है
उसे इच्छा बोधक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए दादाजी अब चलना फिरना चाहते हैं। उदाहरण वह रोगी अब ठीक अब रोगी जो है उठ सकता है। ठीक है। कर्ण अपना सब कुछ दान कर सकता है। रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है। और इस वाक्य में जो है इच्छा बोधक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इच्छा बोधक क्रिया का प्रयोग जो है हुआ है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस सेट। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट, अन्य प्रैक्टिस सेट। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि वन हु इज़ न्यू टू दी प्रोफेशन और ट्रेड इज सेड टू बी, इज सेड टू बी अ और एन। तो इसका राइट आंसर होगा दो, नोविस। तो नोविस मतलब क्या होता है? नौ सीखुआ। ठीक है, क्या होता है? नौ सीखुआ। तो क्या होगा? वन हु इज अ न्यू टू द प्रोफेशन और ट्रेड इज सेड टू बी अ, क्या होगा? नोविस यानी नौसिखिया। ठीक, उसके बाद देखिए एक्सपर्ट। एक्सपर्ट मतलब होता है किसी क्षेत्र का जानकार। ठीक है, किसी क्षेत्र का जानकार। और स्टार्टर, स्टार्टर मतलब होता है शुरू करने वाला। क्या होता है? शुरू करने वाला। नेक्स्ट सेकंड है कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर कंप्लेंट राम दी इनडायरेक्ट नरेशन फॉर दिस सेंटेंस वुड बी। तो सेकंड का होगा फर्स्ट, क्या होगा? तो होगा राम कंप्लेंट डैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? सेकंड होगा। नेक्स्ट देखिए, कहता व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ लॉर्ड। तो तीन का होगा तीसरा, लेडी। तो देखिए द वर्ड लेडी इज अ टर्म ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अ गर्ल और वुमेन, द इक्विवेलेंट ऑफ जेंटलमैन। अ लॉर्ड इज अ मैन ऑफ नोबेल रैंक और हाई ऑफिस, अ नोबेल मैन। ठीक है, तो कहता व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ लॉर्ड। तो लॉर्ड का क्या हो जाएगा? LADY। ठीक है, लॉर्ड का लेडी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अन्य शब्दों को यदि देखें तो एम्पेरर जो है ये मेल को दर्शाता है और इम्प्रेस जो है फीमेल को दर्शाता है। एक्टर जो है, एक्टर मेल को दर्शाता है, एक्ट्रेस जो है फीमेल को दर्शाता है। किंग मेल को दर्शाता है, क्वीन फीमेल को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कहता चूज द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो देखिए 4 का कॉन्फ्लिक्ट जो है नाउन है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? नाउन है। और इसका अर्थ होता है संघर्ष। क्या होता है? संघर्ष। ठीक है, संघर्ष या विवाद। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, एग्रीमेंट। क्या होगा? फर्स्ट यानी एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब होता है सहमति, समझौता, एकॉर्ड, अलायंस, ट्रीटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज डिस्टेंट। तो देखिए डिस्टेंट एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। इसका अर्थ होता है काफ़ी दूर। क्या होता है? काफ़ी दूर होता है। ठीक है, काफ़ी दूर। तो देखिए 5 का जो राइट आंसर का फर्स्ट होगा फार ऑफ। क्या होगा? फार ऑफ होगा। ठीक है, डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब ये एडजेक्टिव है। इसका होता है अर्थ होता है काफ़ी दूर, वेरी फार, फार ऑफ, रिमोट। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि वन हु बिलीव्स इन फैट इज। तो इसका राइट आंसर होगा आपको, तो देखिए यहाँ पे जो है हो जाएगा कि इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, फर्स्ट फेटल मतलब होता है घातक। ठीक है, क्या होता है? घातक। फर्स्ट ऑप्शन फेटलिस्ट। वन हु बिलीव्स इन फेट इज कॉल्ड फेटलिस्ट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 7 देखिए 7 है कि आई डोंट नो हु डॉट डॉट दिस वॉल लास्ट नाइट। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा, कहता सप्लाई करेक्ट वर्ब फॉर्म। आई डोंट नो हु डॉट डॉट दिस वॉल लास्ट नाइट। तो देखिए 7 का राइट आंसर हो जाएगा, 7 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्या होगा? फर्स्ट,
पेंटेड। ठीक है, तो देखिए भूतकाल से स्पष्ट है, पास्ट सिंपल यानी V2 यानी पेंटेड का प्रयोग होगा। ठीक है, क्या होगा? पेंटेड का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि आई डॉट डॉट हर ओनली फॉर 2 वीक्स। तो 8 का यदि देखें तो 8 में हो जाएगा आपको सेकेंड ऑप्शन। क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन, टेंस यानी हैव नन, आई हैव नन हर ओनली फॉर 2 वीक्स। ठीक है, तो अपूर्ण कार्य दर्शाने के लिए जो है प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होता है। सामान्य समय सूचक शब्द भी आते हैं। ठीक है, तो होगा आई हैव नन हर ओनली फॉर 2 वीक्स। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 से 11 तक अतः नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दे। यथार्थ उसे कहते हैं जो किसी सत्य या घटना को बिना काट छांट के उद्घटित करता है। यथार्थ एक ऐसी सच्चाई है जिसे किसी भी युग का साहित्यकार चाहते हुए भी अनदेखी नहीं कर सका है, और कदाचित यही कारण है कि पश्चिम में ही नहीं पूर्व में भी यथार्थ का स्वर जो है कभी स्पष्टतः तो कभी दबे दबे रूप में अवश्य बना रहा है। यथार्थ केवल जीवन के इंद्रिय रूप का आकलन नहीं बल्कि मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सभी पहलू उसमें समाविष्ट है। समाजवादी यथार्थवाद, यथार्थवाद, अत्य यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, मनोविज्ञानवाद, अस्तित्ववाद आदि समस्त जीवन विषयक दृष्टिकोण अपनी अपनी विशिष्ट दृष्टि से जीवन को देखकर उसके यथार्थ को गहरे स्तर पर समझने बूझने का यत्न करते हैं। क्वेश्चन देखिए, यथार्थ का अर्थ होता है, तो 9 का होगा 3 वास्तविक। यथार्थ का अर्थ क्या होता है? वास्तविक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 है कि गद्यांश का केंद्रीय विषय है। गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है? यथार्थ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, आकलन का अर्थ नहीं होता है। 11, आकलन का अर्थ नहीं होता भविष्यवाणी। ठीक है, आकलन का अर्थ नहीं होता है भविष्यवाणी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 की यदि बात करें तो 12 है, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वह अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, तो 12 का होगा अव्यय। देखिए 12 का होगा तीसरा ऑप्शन, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, तो जो शब्द वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, कहता निम्नलिखित प्रश्नों में से उस विकल्प का चयन, सही विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार जो विशेषण भेद वाला विकल्प हो। गिलास में बहुत कम दूध बचा है। गिलास में बहुत कम दूध बचा है। 13 का होगा 3, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण वस्तु की अनिश्चित मात्रा जिन शब्दों से व्यक्त हो उन्हें अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कुछ फल, बहुत सारे आम, थोड़ा सा गन्ना रस, बहुत सारे लैपटॉप, थोड़ा सा खाना। ठीक है, जैसे गिलास में बहुत कम दूध बचा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। 14 का होगा 3, आगंतुक। आगंतुक। ठीक है, तो 14 का होगा 3 यानी दिए गए शब्द समूहों में से सही शब्द है आगंतुक। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राम जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? 15 का होगा अल्प विराम। ठीक है, अल्प विराम होगा। ठीक है, तो अल्प विराम का प्रयोग पूर्ण विराम के कम समय पर रुकने के लिए किया जाता है। वाक्य रामू को बड़ा खिलाड़ी है, वाक्य होगा कि रामू को बड़ा खिलाड़ी है, कॉमा यानी अल्प विराम, कल उसकी टांग टूट गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अर्धविराम, अर्धविराम चिन्ह जो होता है ये इस तरह से होता है अर्धविराम। ठीक है, अर्धविराम, और विवरण का चिन्ह होता है इस तरह से विवरण।
और लाघव का होता है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। गृह कार्य करने में कृपया मेरी सहायता कीजिए। गृह कार्य करने में कृपया मेरी सहायता कीजिए। तो तीसरा का राइट आंसर होगा 3, अनुनय विनय। तो देखिए, क्रिया का वह रूप जो वक्ता या लेखक को मनोवृत्ति या प्रयोजन की ओर संकेत करता है, वृत्ति कहलाता है। वृत्ति में क्रिया काल से निरपेक्ष होती है। ठीक है, तो अनुनय विनय हो जाएगा। अब देखिए 17। निम्नलिखित प्रश्नों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही वर्णन करता है। कहता है कि दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा। ठीक है, दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, यानी संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के होने के संदेह का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। उदाहरण, दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह कौन सा है? तो तीसरा ऑप्शन। तो देखिए, पत्र का अनेकार्थक शब्द जो है पत्ता है, चिट्ठी है और क्या है, पंख है। ठीक है, पत्ता, चिट्ठी, पंख। पत्र का अनेकार्थी शब्द पत्ता, चिट्ठी, पंख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 19। निम्नलिखित प्रश्नों में से विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरों का सही अर्थ वाला विकल्प है। जहर उगलना, तो इसका राइट आंसर होगा कड़वी बात कहना। जहर उगलना, कड़वी बात कहना। 20 कहता निम्न में से कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है? 20 का होगा 2, रात्रि निशा। तो देखिए, तत्सम और तद्भव, जैसे पाषाण, पाषाण का होगा पाहन, पाषाण तत्सम, तद्भव होगा पाहन। रात्रि है तत्सम, ठीक है, और रात होगा तद्भव, रात होगा तद्भव। ठीक है, शुकर जो है यह है तत्सम, शुकर जो है तत्सम है, तद्भव होगा सुअर, सुअर। ठीक है, नृत्य जो है ये तत्सम है और तद्भव होगा नाच। 21 नंबर देखिए, कहता अधिष्ठता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधिष्ठता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अधि उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची है? 22 का 2, अंधकार। ठीक है, अंधकार क्या होगा? राइट होगा। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा शब्द और पर्यायवाची, जैसे तिमिर, तो तिमिर का हो जाएगा अंधकार। ठीक है, उसके बाद जो है किरण का होगा मरीचि, किरण का क्या होगा? मरीचि। उसके बाद देखिए रात का होगा निशा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23 है कि कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता। इस लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो इसका तीसरा ऑप्शन। तो इसका क्या होगा? तो तीसरा ऑप्शन, यानी हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता है। ठीक है, हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता है। 24 देखिए, कहता है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार हो? फर्स्ट ऑप्शन, उत्प्रेक्षा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरो में गोल नीलम है जरे, गोल नीलम है जरे। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 है कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? 25 का, तो फर्स्ट योगी। तो देखिए योगी जो है तत्सम है, योगी क्या है? तत्सम है, तद्भव है जोगी। ठीक, जटा जो है तत्सम है और तद्भव है जड़। यम तत्सम है, जम है तद्भव। जीवन तत्सम है और यौवन तत्सम है और यौवन है तद्भव। 26 नंबर देखिए, 26 नंबर है निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तवाच का प्रयोग हुआ है? 26 का होगा 3, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो देखिए मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें जो कर्तवाच का प्रयोग हुआ है, तो क्रिया के उस रूपांतर को कर्तवाच कहते हैं जिसे
वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि खान पान में कौन सा समास है। खान पान में कौन सा समास है। 27 का होगा 3, द्वंद्व समास। क्या होगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, उन्हें विग्रह करने पर और अथवा या एवं आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे खान पान तो खान और पान। ठीक है, उसके बाद है पाप पुण्य तो पाप और पुण्य, ऊंच नीच तो ऊंचा ऊंच और नीच, ये सब। क्वेश्चन में देखिए 28 है कि हे शरणदायिनी देवी, तू कहती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण हमें। में किससे छंद है, तो देखिए कौन सा छंद है। 28 का होगा फर्स्ट, उल्लाला। ठीक है, क्या है उल्लाला छंद। यह अर्थ जो है समात्रिक छंद है। उल्लाला में 28 मात्राएं होती हैं कुछ उल्लाला में, जिनमें पहले और तीसरे चरण में 15-15, दूसरे एवं चौथे चरण में 13-13 जो है मात्राएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देखिए नेक्स्ट है कि वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द। तो 29 का होगा तीसरा, ऊसर। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो के लिए एक शब्द है ऊसर। क्वेश्चन में 30 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। 30 का होगा फर्स्ट, सभा। ठीक है, तो देखिए सभा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। वाक्य में प्रयोग देखिए कि आज की सभा विसर्जित हो गई हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।